नमो नमः, नमस्कारः, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिनव संस्कृत भारतम में हार्दिक अभिनंदन है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संस्कृत के प्रचार प्रसार में और ज्ञान के इस यज्ञ में ज़रूर प्रचार प्रसार करें। आइए आज हम खंडान्वय विधि, प्रश्नोत्तर विधि के बारे में जानते हैं। यह विधि पद्य शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण जिसे हम कहते हैं काव्य शिक्षण, उसकी एक श्रेष्ठ विधि है। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। क्या है खंडान्वय विधि, किस प्रकार से खंडान्वय विधि के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार से खंडान्वय प्रश्न, खंडान्वय प्रणाली या खंडान्वय विधि से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खंडान्वय विधि का परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। खंडान्वय विधि से क्या अभिप्राय है। तो जहाँ तक पद्य के अर्थों का संबंध होता है, यह प्रणाली दंडान्वय से भिन्न है, परंतु पदच्छेद जो है, पदच्छेद विधि जिसे हम कहते हैं, पदच्छेद, पदार्थ कथन, समास विग्रह तथा तात्पर्य के संबंध में यह दंडान्वय से समानता रखती है। मतलब जो दंडान्वय विधि है उसी के जैसे ये विधि है। तो आइए देखिए, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, अन्वय की दूसरी प्रणाली खंडान्वय है, परंतु पदच्छेद, पदार्थ कथन, समास विग्रह तथा तात्पर्य से संबंध में दंडान्वय से समानता रखती है। मतलब कुछ जो प्रक्रियाएं हैं इसकी, वो दंडान्वय के समान है। अन्वय के संबंध में इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो इसके अन्वय की जो पद्धति है, इसमें किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। क्योंकि आप इसको ध्यान रखें, यह अन्वय की एक प्रणाली है जो पद्यों के अर्थों का संबंध इसका जो है वो दंडान्वय के समान ही है। यहाँ पर जो अन्वय किया जाता है वह यह विधि बड़ी मनोवैज्ञानिक विधि है और यह प्रश्नोत्तर से आरंभ की जाती है। यहाँ शब्द क्रमांक को ढूंढने के लिए छात्रों को सदा क्रियाशील रहना पड़ता है और जो यह प्रक्रिया है ये ह्यूरिस्टिक विधि जैसी ही है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है, पद्धति है, उसके जैसी यह पद्धति है। दंडान्वय की अपेक्षा यह विधि अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें वाक्य का अनेक खंडों से विश्लेषण किया जाता है तथा छात्र अच्छी तरह वाक्य तत्व और खंडों के पारस्परिक संबंध को समझ लेता है। इस प्रकार पद्यों के अर्थ को समझने में कोई अशुद्धि नहीं होती है यहाँ पर। इसलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यह जो प्रणाली है, यह प्रणाली मीमांसा शास्त्र के विख्यात भाष्यीय सिद्धांत का अनुसरण करती है, जिससे वाक्य को समझने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि आवश्यक तत्व माने गए हैं। वो किस प्रकार से हैं, हम आपको आगे इसके द्वारा समझा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दंडान्वय पद्धति अपेक्षया एषा पद्धति उत्तमा अनया मनोरंजकतया प्रभावोत्पादकतया कवितां शिक्षयितुं शक्यते। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्ताधारिता इति हेतोः छात्राः अपि अध्ययने आसक्तिं प्रदर्शयेयुः अनया पद्धत्याः। इयं दंडान्वय प्रणाल्याः विपरीततया स्यात्। केचन छात्राः वदन्ति, कुछ छात्र मेरे को मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए, बोले सर पीछे वाले जो वीडियो हैं आपने उसमें पूरा संस्कृत माध्यम से ही बता दिया, थोड़ा हिंदी में भी बताया करें। तो आज मैंने हिंदी में भी बताने की कोशिश की है और संस्कृत भी साथ में लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत शिक्षण ही आपका विषय है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जो पद्य से संबंधित या संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं
वो सारे प्रश्नों का माध्यम संस्कृत माध्यम ही होता है। यदि आपने भाषा कौशल के बारे में सुना है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन 4 कौशल हैं। यदि इन चारों कौशलों का विकास आपका अच्छे से होगा तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर आप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से उसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्योंकि भाषा यदि आपने सुना है, आपका श्रवण संस्कार अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका पठन, भाषण और लेखन भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। फिर भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए, छात्र केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की रुचि के अनुसार यहाँ पर शिक्षण करवाने का प्रयत्न मेरे द्वारा किया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से समझने में आएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा यदि रहती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आपकी जिज्ञासा भेज सकते हैं। नहीं तो सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 आप मुझे आपके द्वारा, ये जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे फ़ोन कर अपनी बात जान सकते हैं। जितना हो सकेगा उतना संभव मैं आपका सहयोग करूंगा। आइए फिर हम वापस से खंडान्वय पद्धति की ओर चलते हैं, जिसे हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, जो ह्यूरिस्टिक विधि के समान ही है। क्या विशेषताएं इस खंडान्वय पद्धति की? क्यों इस पद्धति को दंडान्वय से श्रेष्ठ माना गया है? क्यों इसको पढ़ने से छात्र जल्दी समझ जाते हैं? इसमें ऐसी क्या वैज्ञानिकता है? कौन कौन सी मनोवैज्ञानिकताएं हैं जिसके कारण इसको दंडान्वय से श्रेष्ठ माना गया है? तो आइए इसके बारे में हम स्पष्ट करते हैं। अन्वय बोध खंडान्वय से परिभाषा। अन्वय बोध एक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसमें खंडान्वय की जो परिभाषा लिखी गई है वो श्लोक के माध्यम से प्रतिपादित किया है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं इसका आपको उच्चारण करके बताता हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे और इस खंडान्वय प्रणाली की जो इसकी प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो खंडान्वय पद्धति है इसी का नामांतरम प्रश्नोत्तर विधि वर्तते। अत्र उत्तमतया मनोरंजकतया पाठयितुं शक्यते। एषा प्रणाली दंडान्वय इव खंडान्वय अपि प्रथमतया प्रधानं वाक्यम् अन्विष्टव्यं भवति। अत्र भवन्तः यत्र परिभाषा प्रदत्ता अस्ति तेन माध्यमेन भवन्तः अत्र ज्ञातुं शक्नुवन्ति किं कथं भवितुम् अर्हति इति। अत्र श्लोकं लिखितम् अस्ति। कर्तृकर्मक्रिया तावत् श्लोके योज्या ततः परं किमो रूपं पुरस्कृत्य तृतीयादि नियोजयेत् ल्यबन्तं च तुमन्तं च त्वान्तं कर्म विभूषितं खंडान्वये पुनः प्रश्न पूर्वं नन्ते प्रयोजयेत् इति। अन्वय प्रबोधे खंडान्वयस्य परिभाषाः उपस्थापिताः वर्तते। अत्र भवन्तः जानन्तु कथम् एतस्य विशेषता अस्ति। दंडान्वयः इव खंडान्वय अपि प्रथमतया प्रधानं वाक्यम् अन्वेष्टव्यं भवति। यदा प्रधान वाक्यम् अन्विष्टं भवति प्रश्नानाम् एवं समाधानद्वारा वाक्ये शेष अंशस्य ज्ञानं सम्पादनीयं। वाक्ये शेषांश ज्ञानाय पद्धत्याम् उपयुक्तानां प्रश्नानाम् एवं उत्तरद्वारा कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषणम्, अव्ययम् इत्यादीनि निष्कासनीयानि भवन्ति। दंडान्वय प्रणाल्यां प्रश्नाः व्याकरण आधारिताः भवन्ति। छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रिय छात्र ध्यान से सुने। दंडान्वय प्रणाली में जो प्रश्न किए जाते हैं वो व्याकरण आधारित प्रश्न होते हैं, किंतु इस पद्धति में जो प्रश्न होते हैं वो साहित्य को आधार बनाकर यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं। देखिए आपको आगे इससे के द्वारा समझने में आएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए खंडान्वय प्रणाली की प्रक्रिया, कैसे ये प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है, कैसे इसका उपयोग होता है, जो मैंने अभी आपको संस्कृत माध्यम से बताया उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। तो आप देखेंगे कि दंडान्वय की भांति खंडान्वय में भी सबसे पहले श्लोक में प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। प्रधान वाक्य के बाद कर्ता और क्रिया को ढूंढा जाता है। तत्पश्चात कर्ता, कर्म तथा क्रिया से जुड़े हुए
अन्य शब्दों को ढूंढने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। मैं यहाँ पर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कर्ता, कर्म, क्रिया इन सबको आपको छात्रों को ढूंढने के लिए यहाँ पर प्रश्न आपको करने हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कारक रूपों से आरंभ करके किम, कृत्वा, किम, कर्तुम, कदा, कुत्र, कस्मात्, किम करोति आदि के द्वारा प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं, जिन्हें हम सप्त ककाराः कहते हैं। प्रश्नकरण कौशल में 7 ककार हैं, किम, कुत्र, कदा, कति, किमर्थम इत्यादि के द्वारा यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं। ये जो प्रश्नकरण कौशल है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बहुत अच्छे से बनाकर समझाऊंगा, किस प्रकार से प्रश्नकरण किए जाते हैं, व्याकरण दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्नों का प्रयोग करना है, कैसे वाक्य की शुद्धि होगी प्रश्नकरण में, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो 10 मिनट का एक वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूँगा। देखिए, इसके बाद पद्य को विभाजित किया जाता है। प्रत्येक शब्द का अपना स्थान होता है। सर्वप्रथम क्रिया को और फिर कर्ता को रखा जाता है। सबसे पहले क्रिया को, फिर कर्ता को रखा जाता है। कर्ता के उपरांत उसकी विशेषता कहने वाले प्रत्येक शब्द को रखा जाता है। मतलब विशेषता कहने के लिए विशेषण विशेष से कर्ता विशेषण, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से आप यहाँ पर कर्म विशेषण, इनको ढूंढा जाता है, इनको निकाला जाता है और वाक्य का प्रयोग करके अन्वय की पद्धति को यहाँ पर अनुसृत किया जाता है। आगे देखिए, फिर प्रत्येक प्रधान शब्द जो कर्ता से, फिर प्रत्येक शब्द से विशेषण ढूंढे जाते हैं। हम आपको एक यहाँ पर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर दोबारा इसके बारे में संस्कृत माध्यम से बताने का प्रयत्न करता हूँ। हमने यहाँ पर बताया था आपको पहले के दंडान्वय प्रणाल्यां प्रश्नाः व्याकरण आधारिताः भवन्ति, किंतु खंडान्वय प्रणाल्यां प्रश्नाः साहित्यम आधारीकृत्य भवन्ति। परीक्षासु अपि, परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न किया जाता है छात्रों मित्रों कि खंडान्वय प्रणाली में प्रश्न होते हैं साहित्य आधारित, व्याकरण आधारित, विषय आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर साहित्य आधारित या विषय आधारित एक उत्तर आपको लिखना है। अग्रे अस्ति कर्तृ संबंधान अंशान छात्रेभ्यः निष्कासनाय कः, किम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य इत्यादि नाम सर्वनाम शब्दानां माध्यमेन प्रश्नाः पृष्टाः भवेयुः। विशेषाणां ज्ञानाय कीदृशं, किं भूतं, कथं भूतम् इत्यादयः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। क्रियाणां ज्ञानाय किं करोति, किं कृत्वा इत्यादयः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। क्रिया विशेषाणां ज्ञानाय कुतः, कुत्र, कदा, कथं, किमर्थम् इति रीत्या प्रश्नाः प्रष्टव्याः। अस्यां पद्धत्यां प्रश्नोत्तराणां विशेष महत्वं भवति। चयनीकृत प्रश्नानाम् एवं समाधानं द्वारा श्लोकस्य भावं निष्कासयितुं शक्यते। खण्डान्वय प्रणाल्याः श्लोकशिक्षणे सूक्ष्मात् सूक्ष्मभावग्रहणं, काव्यगत सौन्दर्यानुभूतिम् एवं च रसास्वादनं भविष्यन्ति, नास्ति यत्र संदेह। इस पद्धति के द्वारा जब आप प्रश्नोत्तर प्रणाली का इसमें विशेष महत्व है, इस पद्धति के द्वारा जब आप कुछ चयनित प्रश्नों के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं, उसके द्वारा श्लोक के भाव को निकाला जाता है। खंडान्वय प्रणाली में के द्वारा श्लोक शिक्षण में सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को ग्रहण कर लिया जाता है या सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव को छात्रों को संप्रेषित करवाने का खंडान्वय पद्धति से कार्य किया जा सकता है। और जो काव्य में सौंदर्य अनुभूति है, उसका रसास्वादन छात्र निश्चित रूप से करते हैं। आइए हम आपको एक
उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ये जो श्लोक यहाँ दिया है ये सभी छात्रों को याद भी है, सभी अध्यापकों को याद भी है, इसलिए सरल से कठिन की ओर एक शिक्षण सूत्र जो बताया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस पद्य का चयन किया गया है मित्रों। नहीं तो मैं कुछ गीता का या कुछ अन्य ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथों का श्लोक भी यहाँ प्रतिपादित कर सकता था और उसको कठिन श्लोक भी यहाँ पर लिखकर मैं आपको यहाँ पर बता सकता था, लेकिन सरल से कठिन की ओर जाना, ऐसा विषय जो आपको याद है उसके द्वारा आपको जल्दी समझने में आएगा, ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का भी अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा। आइए हम इसको खंडान्वय प्रणाली के द्वारा पढ़ने का या समझाने का प्रयत्न करते हैं। लिखा हुआ है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम नाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम इति विद्याया महत्त्वविषयः श्लोकः प्रतिपादितः वर्तते। अस्मिन् श्लोके कथं खण्डान्वयः कर्तव्यम् इति वयं जानीमः। आगच्छन्तु मित्राणि, स्वागत अस्ति आपका। आप सब जानें किस प्रकार से यहाँ पर खण्डान्वय के प्रश्न किए जाते हैं। देखिए, विद्या किं ददाति, आपको ऐसा प्रश्न करना है। तर्हि उत्तरम् आगच्छति विद्या ददाति विनयम, तो विनयम ददाति। विनयात् किं याति, विनयाद् आयाति पात्रतां, तर्हि उत्तरम् आगच्छति पात्रतां। धनं कस्माद् आप्नोति, तर्हि अत्र प्रश्नः अस्ति, श्लोके लिखितमस्ति पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, तर्हि पात्रत्वात् इति उत्तरम् आगच्छति। धनात् कं याति, धनात् धर्मं याति, श्लोकेऽपि लिखितमस्ति धनात् धर्म तथा सुखं, धनात् धर्मं याति इति भवन्तः अत्र प्रतिपादयितुं शक्नुवन्ति। अग्रे लिखितमस्ति परं ततः परं किम् आप्नोति, ततः परं किम् आप्नोति इति भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। अत्र उत्तरमस्ति सुखं, ततः सुखम् आप्नोति इति भवन्तः अत्र प्रतिपादयितुं शक्नोति। यतोहि श्लोके अपि लिखितमस्ति धनात् धर्मः ततः सुखम्। एवं प्रकारेण भवन्तः अत्र खण्डान्वय पद्धतिम् आश्रित्य अत्र भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति, खण्डान्वयः कर्तुं शक्नुवन्ति। श्लोकशिक्षणस्य एषा पद्धतिः मनोविज्ञान सिद्धान्तानुकूला अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। कुछ खण्डान्वय के बारे में यहाँ पर और बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए। खण्डान्वय प्रणाली को हम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कह सकते हैं। कुछ बातें मैंने आपको पहले संस्कृत में बताई है, मेरे को पता था कुछ छात्रों को समझने में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न तथा उत्तर का विशेष महत्व है। चुने हुए प्रश्नों एवं उपयुक्त उत्तरों द्वारा श्लोक के भाव को समझाया जाता है। यह प्रणाली प्रायः उन पद्यों को पढ़ाने के काम में लानी चाहिए जिसमें घटनाओं का वर्णन हो, विशेषणों की भरमार हो और भावों की अधिकता हो। खण्डान्वय प्रणाली कविता शिक्षण की एक अच्छी प्रणाली है। हम इस पद्धति के कुछ गुणों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो यह विधि है यह बड़ी मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर पद्य को विभाजित किया जाता है और अलग अलग शब्दों को, विशेषण को, कर्ता को, इन सबको एक संबंधित क्रम के द्वारा यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि छात्रों की पृष्ठभूमि के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आप इसको ध्यान रखें। प्रारंभिक कक्षाओं में कथम आदि प्रश्नवाचक शब्दों को मातृभाषा में पूछा जा सकता है, जो उनकी मातृभाषा है उसमें आप वहाँ प्रश्न कर सकते हैं, तथा उत्तर अवस्था में जाकर संस्कृत का प्रयोग हो सकता है। इसलिए आप सब उत्तर अवस्था के छात्र हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको संस्कृत माध्यम से या संस्कृत के द्वारा प्रश्न करने का प्रयत्न करता हूँ। उच्च कक्षाओं में समस्त पाठ को प्रश्नोत्तरों में ही परिवर्तित करके विस्तृत प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
समास विग्रह, अलंकार और छंद के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है विषय से संबंधित ही आपको प्रश्न करने हैं, यहाँ पर समास विग्रह से संबंधित भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि समस्त पद में कौन सा समास विग्रह है, कौन सा समास है, समास का नाम क्या है, इसका समास विग्रह क्या होगा, इसके बारे में भी आप यहाँ पर बच्चों से जान सकते हैं। विषयगत ज्ञान आप यहाँ पर दे सकते हैं। छंद के संबंध में भी आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। अलंकार के विषय में भी आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। समुच्चय तौर पर श्रेणी शिक्षण के लिए खंडान्वय विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। आइए आगे हम इस पद्धति के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है इस गुणों, इसके गुण क्या, इसके विधि है, क्या महत्व है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, ये हमने आपको बताया था। इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील रखा जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ह्यूरिस्टिक विधि जैसी है। दंडान्वय विधि की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें वाक्य का अनेक खंडों में विश्लेषण किया जाता है तथा छात्र अच्छी तरह वाक्य तत्व और खंडों के पारस्परिक संबंध को समझ लेता है। इस प्रकार पद्यों के अर्थ को समझने में उसे कोई अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, आइए इस पद्धति के गुणों को हम संस्कृत माध्यम से जानने का भी प्रयत्न करते हैं। अनया पद्धत्याः सरलतया प्रभावोत्पादकतया रीत्या च पाठं पाठयितुं शक्यते। एषः पद्धतिः मनोवैज्ञानिक सिद्धान्ताधारिता अस्ति। संस्कृत माध्यमेन श्लोकः पाठ्यते, फलतः संस्कृत भाषणे छात्राः निपुणाः भवेयुः। अनेन छात्राः निपुणाः भवितुम् अर्हन्ति। छात्राणां सर्जनात्मक शक्तिः विकसिता भवेत्। अत्र यहाँ पर छात्रों की सर्जनात्मक शक्ति विकसित होती है। प्रत्यक्ष पद्धत्या पाठनं भवति इति हेतो संस्कृत शिक्षणे पठने लेखने च छात्राः दक्षाः भवन्ति। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव यहाँ पर दिया जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाता है जिससे छात्रों के कौशलों का विकास होता है, जिससे वो संस्कृत शिक्षण के, संस्कृत भाषा के जो कौशल हैं, पढ़ना लिखना, इसमें वो दक्ष हो सकता है। छात्राः अर्थान भावान च जानीयुः। छात्र यहाँ पर छात्र यहाँ पर श्लोक के भावों को जान सकता है या उनको जानने के लिए वहाँ पर खंडान्वय विधि श्रेष्ठ विधि मानी गई है। सौंदर्यानुभूतिम रसानुभूतिम च संपादयितुं शक्यते। जो भाव है श्लोक की, जो उसकी सुंदरता है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसका रस है, जो उसकी रसानुभूति है, उसी के द्वारा उसको हम अच्छे से समझा सकते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म भावाः ज्ञातुम शक्यते। सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को यहाँ पर आसानी से समझाया जा सकता है। यह प्रणाली जो है, इसमें वाक्य को समझने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि आवश्यक तत्व माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी श्लोक की व्याख्या करने के लिए एक व्याख्या का भी एक कौशल है, जो हम आपको व्याख्या पद्धति का आगे का जो वीडियो, आगे का जो हम दृश्य सामग्री बनाएंगे वो व्याख्या पद्धति पर ही आधारित होगा। किस प्रकार से व्याख्या की जाती है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से, जहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं आकांक्षा, योग्यता, वाक्य को समझने के लिए सन्निधि आवश्यक तत्व माने गए हैं, वो क्यों माने गए हैं? क्योंकि एक श्लोक है उसमें बताया गया है कि व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपोवत् समाधानम व्याख्यानम पंचधा स्मृतम। इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। आइए अब इस पद्धति में कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। परंतु एक नियम आपको हमेशा याद रखना है, दोषाः न द्रष्टव्याः गुणाः ग्राह्याः। हमेशा गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, दोषों को कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक बनने के नाते आपको उसके कुछ कमियों की, जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए गुणों का प्रचार आपको करना है और छात्रों में गुणों को विकसित करने के लिए, कौशलों को विकसित
विकसित करने के लिए आपको जो पद्धति में विशिष्ट गुण बताए हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए शिक्षण उद्देश्यों को हमें पूरा करना है। तो आइए हम जानते हैं, इस पद्धति में व्याकरण अंशानां कृते अवकाशः नास्ति। व्याकरण संबंधी नियमों को जानने का अवसर यहाँ पर नहीं मिलता है। प्राथमिक स्तरे येषाम् उपयुक्ता नास्ति, या प्राथमिक स्तरे येषाम् न उपयुक्ताम् अर्हति। प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी नहीं है। सर्वे छात्राः संस्कृत भाषायां समाधानानि दातुं न प्रभवन्ति। सभी छात्र संस्कृत भाषा में उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं। आरंभिक स्तरे इयं पद्धति कठिनः भवितुमर्हति। आरंभिक स्तर पर यह पद्धति कठिन हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, इस विधि के गुणों के बारे में जाना। निश्चित रूप से आप यह विधि समझ गए होंगे। खंडान्वय विधि के कुछ श्लोक आप स्वयं खंडान्वय करें। एक श्लोक में आपको फिर एक और श्लोक सुनाकर बताता हूँ और उसका खंडान्वय करके आपको अंत में बताता हूँ। फिर इस विधि को आप निश्चित से समझें। उत्तर रामचरितम एक ग्रंथ है, शास्त्रीय ग्रंथ है साहित्य का, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक श्लोक है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हति। अत्र कथम प्रश्नः भवेयुः, किस प्रकार से प्रश्न हो वो मैं आपको यहाँ पर बताने का फिर कोशिश करता हूँ। को न विज्ञातुम् अर्हति अथवा न कश्चित् विज्ञातुम् अर्हति। प्रश्नः अस्ति को न विज्ञातुम् अर्हति, तर्हि उत्तरम् अस्ति न कश्चित् विज्ञातुम् अर्हति। कानि विज्ञातुं, तर्हि उत्तरम् आगच्छति चेतांसि। चेतांसि विज्ञातुम्। पुनः जो उत्तर आया है उसी उत्तर के आधार पर प्रश्न करना है। तो यहाँ उत्तर आया चेतांसि, तो अब चेतांसि से ही प्रश्न करेंगे हम। केसाम चेतांसि। अब आपको जो प्रश्नकरण कौशल है वो आपको ध्यान में रखना है। चेतांसि है, तो यहाँ पर चेतांसि सप्तमी विभक्ति, एक सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा वो भी सप्तमी विभक्ति का ही होगा। केसाम चेतांसि, तो उत्तर आएगा लोकोत्तराणां चेतांसि। अग्रिमः अस्ति महापुरुषाणां चेतांसि कीदृशानि चेतांसि, तर्हि उत्तरम् आगच्छति कठोराणि तथा मृदूनि। कस्मादपि कठोराणि, किस प्रकार से कठोर है, कैसे, तो वज्रादपि कठोराणि कस्मात् अपि मृदूनि, कुस्माद् अपि मृदूनि। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनके जो वचन हैं या उनका जो कहने का तरीका है वो कभी कठोर होता है। जो कठोर होता है तो वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है। जब वो सरल हो जाते हैं तो कुसुम से भी ज़्यादा उनके वचन होते हैं, बिल्कुल सरल हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि उनके मन को कौन जान सकता है, इस प्रकार का यहाँ पर किया गया है। जैसे हम आपको यहाँ पर हिंदी में समझाता हूँ, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आवश्यक तत्व माने गए हैं। हम पढ़ते हैं को न विज्ञातुम् अर्हति। इस वाक्य खंड को और जानने की हमें इच्छा होती है, अतः प्रश्न करते हैं कानि विज्ञातुम्, तो हमें उत्तर मिलता है चेतांसि विज्ञातुम्। हम फिर आगे प्रश्न करते हैं केसाम चेतांसि ही। पुनः चेतांसि शब्द में ही हमारी जिज्ञासा को शांत करने की योग्यता मिलती है। पुष्पानि में योग्यता नहीं है, अतः यह निरर्थक होगा। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम सन्निधि क्रम से के अनुसार शब्द प्राप्त करते हैं। जब हम इस क्रम को जान लेते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। इस सन्निधि के बिना तो व्यवधान और असंबंध सा बना रहता है। तो आपको छात्रों की पृष्ठभूमि के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में कथम आदि प्रश्नवाचक शब्दों को मातृभाषा में आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुच्चय तौर पर कुल मिलाकर श्रेणी शिक्षक के लिए खंडान्वय विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में छात्रों तथा अध्यापकों को कथा, उपकथन
और वार्तालाप करने का सुअवसर मिलता है। दंडान्वय विधि भी टीका आदि मुद्रित करने के लिए बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें पाठ संश्लेषणात्मक रूप में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, संश्लेषणात्मक रूप में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसको आपको ध्यान रखना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। फिर मिलेंगे, पुनः मिलामः किसी नए